सिविल सेवा परीक्षा में प्रीलिम्स पहली कड़ी होती है, उसी की तैयारी के लिए एमसीक्यूज का मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। आप जुड़ गए हैं सिविल सर्विस पीएमआई एकेडमी से। मेरा नाम है शशि रंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं रहेगी आपके लिए, क्योंकि आप समझदार व्यक्ति हैं, खुद समझ गए होंगे। अंतर करिएगा, चीजों को समझिएगा। आज के एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह से संबंधित है कि रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का समर्थन इन चार व्यक्तियों में से किसने किया था। समर्थन किसने किया था? रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के बारे में जानते हैं? 1946 में हुआ था। कहाँ पे? दो तीन फेमस जगह थे, खासकर जो तटीय इलाके थे, जो अंग्रेजों के हब थे सैनिक दृष्टि से, उनके बंदरगाह या फिर कहें सैन्य ठिकाने थे, नौसैनिक अड्डे थे वहां पे, जिसमें पहला नाम आता है मुंबई, उसके बाद आता है कराची का नाम। अब बताइए, इनमें से कौन से व्यक्ति RIN यानी कि रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह में संबंधित थे या उनसे उनका समर्थन किया था? समर्थन यानी कि खुलेआम समर्थन किया था रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का। आजादी के समय में आपको पता होगा कि दो तरह की गतिविधियां चल रही थी। एक जो कांग्रेस कर रही थी, और दूसरा कई ऐसे क्रांतिकारी संगठन थे जो अपनी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए थे। ये वाला अचानक फूटता है सैनिकों का विद्रोह था, एक तरह से कहें 1859 के बाद एक बड़ा विद्रोह था। वो हुआ था 1946 में। इन चार व्यक्तियों के नाम आपके सामने हैं। बताइए, क्या बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन किया था? पटेल ने किया था? गांधी जी ने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इसके चारों में से बताइए। कंफ्यूजन है तो मैं बताता हूं। 1946 में यह विद्रोह हुआ था। अगर आपने इतिहास एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1920 में। तो ये एलिमिनेट करिए इस ऑप्शन को। अगर मान लीजिए अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर गया तो ये आंसर आपका एलिमिनेट हो जाता है, दूसरा आंसर ये एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन विधि मैं बता रहा हूं। अब आते हैं लाला लाजपत राय के। आपने लाला लाजपत राय के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने साइमन कमीशन के बाद उनके अलग अलग आंदोलनों के बारे में सुना है? उनके जो प्रदर्शन थे उनके बारे में सुना है? अमूमन 1930 के बाद आप नहीं सुने हैं, क्योंकि 1927 में साइमन कमीशन आता है, इनको चोट लगती है, 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1928 में, है ना? तो 1920 में तिलक की मृत्यु होती है, 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। तो अब बचे दो लोग, यानी कि इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इस आधार पे देखें तो एक ऑप्शन भी गायब हो गया और चार ऑप्शन भी गायब हो गया, है ना? तो इसमें भी एक है, इसमें भी चार है। तो अब इसका आंसर निकल के आ रहा है कोई नहीं, सीधी सी बात है। तो यानी कि जो बचे दो लोग थे, इन्होंने भी रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, समझते हैं क्यों। इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं। रॉयल इंडियन नेवी में आपको पता होगा कि 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार, जो इनका एक कहें कि अंग्रेजों का एक नौसैनिक अड्डा था एक तरह से, उस पे एक जहाज था। उस जहाज पे सवार लगभग 1100 नाविकों ने विद्रोह कर दिया, हड़ताल कर दिया, और उसी को कहा जाता है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। और धीरे धीरे ये जो विद्रोह था वो फैलता गया। सबसे पहले पहुंचा कराची में, फिर कुछ कलकत्ता के भी नौसैनिकों ने, जो भारतीय नौसैनिक थे जो ब्रिटिश नौसेना में शामिल थे, उन्होंने विद्रोह किया था। इन्होंने आधिकारिक हड़ताल की घोषणा करी थी। जब RIN विद्रोह पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या क्या कारण थे इस विद्रोह के, जिसमें एक मुख्य कारण था भेदभाव। और साथ में 1940 के दशक में आप देखेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन की जो नींव थी, या स्वतंत्रता चाहने की जो ललक थी, वो भारतीय सैनिकों तक भी पहुंच गई थी। एक बड़ा कारण माना जाता है अंग्रेजों के भारत से भागने का रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह। प्रायः गांधी जी के समर्थन में इस आंदोलन को दबा दिया गया। इसकी अगर आप जड़ तक जाएंगे तो बहुत बड़ा रीजन था। आपकी जब सैन्य, जिस सेना के दम पे आप शासन करते हैं, अगर वही सेना विद्रोह कर दे तो आप कितने ब्रिटिशर्स को लाइएगा भारत में? उसमें रॉयल इंडियन नेवी में या फिर ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे भारतीय सैनिक थे। अनुपात देखेंगे तो आधे से ज्यादा थे। अब वही विद्रोह कर दे तो क्या होगा? तो उनके लिए अपना समर्थन जुटाना मुश्किल हो गया था। कुछ फैक्ट समझते हैं। जो नाविक जिन्होंने विद्रोह किया था लगभग 1100, इन्होंने MS खान, इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। इसको एक इन्होंने बनाया था केंद्रीय हड़ताल समिति, एक गुट बना लिया था, उसका अध्यक्ष बनाया था। हड़ताल की जब घोषणा करी थी तो नाविकों ने सर्वसम्मति से, ध्यान रखिएगा, MS खान को अध्यक्ष और मदन सिंह जी को उपाध्यक्ष बनाया था। ठीक है। इसके केंद्रीय हड़ताल समिति में कुछ और नेता भी शामिल थे, कहें तो सैनिक भी शामिल थे। बेदी बसंत सिंह, MC सेन गुप्ता, स्कूल मास्टर नवाज, है ना, सराफ खान, मोहम्मद हुसैन, कई ऐसे लोग थे जो इसमें शामिल हुए थे।
आते हैं किस किसने समर्थन किया था, किस किसने नहीं किया था। तो पहला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग समर्थन नहीं किया था इसका। दूसरा, गांधी जी ने समर्थन नहीं किया था। गांधी जी कहते थे स्वराज सबसे अच्छा रास्ता है। हिंसक, जब रॉयल इंडियन नेवी की घटना हुई थी ना, तो उसमें हिंसक विद्रोह भी हुए थे, तो सैनिक मुंबई के इलाकों में भी आके विद्रोह करने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि हिंसक तरीके से स्वराज पाना बड़ा मुश्किल चीज है, तो उन्होंने इसका एक तरह से खंडन किया था, एक तरह से आलोचना करी थी, है ना। ब्रिटिश आर्मी की जब ये विद्रोह हुआ रॉयल इंडियन नेवी का, तो ब्रिटिश सेना तैयार थी, अंग्रेज तैयार थे कि इनको पूरी तरह से कुचला जाए। क्योंकि आपको याद होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अंग्रेज काफी मजबूत हुए थे, अभी ऐसा नहीं था कि वो उनकी ताकत कम हो गई थी। तो सरदार पटेल को लगा कि अब अंग्रेज इसको कुचलेंगे तो उससे अननेसेसरी जो 1100 कहें कि कम से कम 2,500-3,000 ज्यादा जो नौसैनिक थे वो मारे जाते, तो उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण कर दो, बेटर है। तो एक तरह से सरदार पटेल ने भी, वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सभी उसी कैटेगरी में थे। एक को अपना पाकिस्तान के लिए पढ़ा था और दूसरे इनको भाई साहब को कहें तो आगे नहीं बोलेंगे, इनको अपनी आजादी पे ज्यादा फोकस थी, स्वतंत्रता पे फोकस था, इवन स्वतंत्रता के बाद जो सत्ता मिलना था उस पे फोकस था। तो इन्होंने भी इसका विद्रोह नहीं किया, क्योंकि यही आर्मी रहनी थी, यही सेना रहना था, यही के दरोगा रहने थे जो आगे भी काम आते। तो अनुशासनहीनता के नाम पे इन लोगों ने समर्थन नहीं किया था, क्योंकि इस विद्रोह में, आरआईएन विद्रोह में मुस्लिम और हिंदू दोनों शामिल थे, ऐसा नहीं था कि किसी एक धर्म के लोगों ने। लाला लाजपत राय, मैं बता ही चुका हूँ, तिलक जी की इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1988 को लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। और 1 अगस्त जब गांधी जी ने वो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो वहां पे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है। इनके साथ साथ बिपिन चंद्र पाल, इनकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, जिनको लाल बाल पाल कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों लोग एक समूह के सदस्य, गर्म दल के, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुच्छेद 200, आप कल परसों की न्यूज में पढ़े होंगे, अनुच्छेद 200 ना काफी चर्चा में था। 19 नवंबर को एक वर्डिक्ट भी आया सुप्रीम कोर्ट का। इसके पहले क्या था, इसीलिए मैंने इसको जोड़ा है। अनुच्छेद 200 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन हैं, बताइए। आपातकाल की घोषणा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका के बिलों यानी कि विधेयकों को स्वीकृति देना, और चौथा, राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक यानी कि मनी बिल की सिफारिश। क्या है इसका ऑप्शन? तो इसका सही ऑप्शन है राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका के बिलों यानी विधेयकों को स्वीकृति देना, उसी से संबंधित है, या न देना, है ना। तो आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 200 राज्यपाल की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इसमें 3 तरह के प्रोविजंस हैं। कहा जाता है यदि कोई बिल राज्यपाल के पास आता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, ध्यान रखिएगा। 3 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वो मंजूरी दे सकता है, स्वीकृति दे सकता है, या फिर अस्वीकार कर सकता है, मंजूरी रोक सकता है, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है, जिसमें 201 अनुच्छेद 201 का प्रोविजन है यहाँ पे कि राष्ट्रपति, उसका 3 ऑप्शन है, मंजूरी देना, मंजूरी रोक लेना, या फिर राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख देना बिल को। राष्ट्रपति उसके बाद उस पर समय लेते हैं, उनके पास भी 3 विकल्प होते हैं, मैं आगे चर्चा करूंगा। तो अब क्या है इसमें कि अमूमन जो बिल स्वीकृति नहीं दिया तो बिल वहीं पे खत्म हो गया। अगर अस्वीकृत करता है राज्यपाल, तो उसके पास उसके संविधान में ये लिखा हुआ है कि राज्यपाल को अपना कारण बताना होगा, किन कारणों से वो नामंजूर किया है। और वो विधानमंडल, या कहें अगर विधानमंडल मतलब कि कई स्टेट में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, जहां पे नहीं है वहां विधानसभा की, तो यानी कि वो विधानमंडल को भेजेगा, ये कारण बताएगा कि इन कारणों से इसको अस्वीकृत किया गया है और आपको विचार करना है, तो उस पर विचार करिए और हमको फिर से भेजिए, है ना। तो ये चीज है। और अमूमन ये सारा चीज गैर धन विधेयक के मामले में किया जाता है, धन विधेयक को पहले ही मंजूरी मिली होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब वो भेजता है, अस्वीकृत करता है, वापस भेजता है, तो कहा गया है कि जो पुनर्विचार के लिए भेजता है, तो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके, अर्थात कोई फिक्स समय नहीं है कि वो विधानमंडल को कब कहे कि आप इस पे पुनर्विचार करें, है ना। इसीलिए यहां से जुड़ता है इसका विवेकाधिकार। अगर मान लीजिए राज्यपाल अस्वीकृत नहीं करता है और अपने पास विधेयक को रखे रखता है, मंजूरी दे दिया तो चला गया, राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति के पास आ गया, अब उसके पास अस्वीकृत करने का एक प्रोविजन है, यानी कि मंजूरी नहीं देने का, तो वो अपने पास रखे रहा, उसका मन किया तो भेजा वापस विधानमंडल को, नहीं मन किया तो अपने पास रखे हुआ है। इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो। और अपने पास रखना, अस्वीकृत करना, इसका कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है संविधान में। इसीलिए इसी के अगेंस्ट में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया था।
उसमें क्या था, तमिलनाडु ने पिछले 2022 के बाद से लगभग 10, 12, 15 बिल पेश किए, वहां की विधानसभा से पारित हुआ, राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल ने कई बिलों को, लगभग 10 बिलों को राष्ट्रपति के पास भेजा पुनर्विचार के लिए, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, इन सब में इतना समय लगा कि कई सारे बिल पास ही नहीं हुए, एक्ट ही नहीं बना। उसी के आधार पे आया था पॉकेट वीटो। मैं समझा चुका हूं कि पॉकेट वीटो क्या है। राज्यपाल या राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर नहीं करते हैं और नहीं उसको पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, यानी कि स्वीकृति नहीं दिया, हस्ताक्षर नहीं किया और पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा, पुनर्विचार के लिए, तो उसमें क्या होता है कि उसके पास दो ऑप्शन रह गया कि अब अस्वीकृत भी नहीं किया है, यानी कि अपने पास रोके रखा है, वही होता है पॉकेट वीटो, अपने जेब में डाल के रख लेना, यही पॉकेट वीटो का साधारण एक उदाहरण है। ठीक है, अब तमिलनाडु वाला जो 2022 से लेके 2024 तक है ना, 2020, 22, 24, 3-4 साल का घटना है ये। तो राज्यपाल ने पॉकेट वीटो का बहुत इस्तेमाल किया, राष्ट्रपति के पास अननेसेसरी भेजा, तो ये चीज था। तो अनुच्छेद 123 जहां पे पूर्ण न्याय देने का संविधान में अधिकार है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को एक जजमेंट दिया था और टाइमलाइन फिक्स कर दिया था कि राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो का असीमित अधिकार नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अलग अलग कारणों से, इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा, ये लंबा खिंच जाएगा नहीं तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सोचिए, संविधान में कहा गया है कहीं पे भी 3 ऑप्शन है राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास, ऐसे ही जो प्रोविजन राष्ट्रपति के पास जाता है बिल, इसमें कहीं भी टाइमलाइन फिक्स नहीं है ना। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन फिक्स कर दिया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का, अनुच्छेद 143 का उपयोग करते हुए, जहां पे पूर्ण न्याय, वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप एक प्रीलिम्स के इस क्वेश्चन में आप कम से कम 10-15 सवाल आप बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो उसने कहा कि राज्यपाल के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो लगातार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करे बिना कोई टाइमलाइन के, और उस राज्यपाल की इस प्रवृत्ति को असंवैधानिक करार दिया था। ठीक है, तो उसके बाद हाल ही में माननीय राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पास लगभग 10 सवाल भेजे कि आप प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जिसको कहते हैं, जिसका आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा जाता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी अधिकारिता होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देता है, सलाह देता है, वो परामर्श होता है, बाध्यकारी नहीं होता है राष्ट्रपति पे। तो इसी आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति ने बेसिकली प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट से 10 सवाल पूछे थे, जिसमें ये सारे सवाल फिक्स थे। तो अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी नया ये जजमेंट दिया है कि अब कि कोई टाइमलाइन तय नहीं किया जा सकता, यानी कि जो उन्होंने पहले असंवैधानिक करार दिया था राज्यपाल के निर्णय को, राज्यपाल के पॉकेट वीटो की बात को, अब कहा कि नहीं। लेकिन उसने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा भी नहीं है कि आप असीमित समय तक अननेसेसरी बिना कारण बताए रख सकते हैं। तो कई सारे इसमें जजमेंट में कई सारे पॉइंट्स हैं। फिलहाल पुराने जजमेंट को पलट दिया गया, अब राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास वैसे ही 3 विकल्प आ गए हैं। समय सीमा तय स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास अगर मामला आएगा तो हम विचार करेंगे यदि अननेसेसरी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया जाता है तो। ठीक है, ऐसे ही अनुच्छेद 201 क्या है ये भी चलते चलते समझ लेते हैं। तो राज्यपाल जब राष्ट्रपति के पास कोई विचार के लिए विधेयक भेजता है, आरक्षित करता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होता है, या तो वो मना कर दे या मंजूरी दे दे, या फिर तीसरा वापस कहे राज्यपाल को कि आप फिर से पुनर्विचार के लिए भेजिए क्या बोलते हैं विधानमंडल को। विधानमंडल पुनर्विचार करके भेजेगा, तो जब राज्यपाल भेजता है अपने स्तर से तो उसको बाध्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है कि उस पर मानने के लिए। तो इसके पास 3 विकल्प होते हैं। डिटेल में जब आएंगे ना पॉलिटी वाले में तो उसको पढ़ेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है इनमें से? आयकर, निगम कर, जीएसटी। क्या बताइए, जीएसटी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? नहीं है। तो क्या होगा इसमें आंसर? 3 कट जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। अब बचा 1 और 2, 1, यानी कि 1 तो सही है। अब निगम कर कौन देता है? कॉर्पोरेट देता है, तो इसीलिए ये भी है और ये भी है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ठीक है, आयकर में 2 प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को समझ लेते हैं। इसमें टैक्स 2 तरह के होते हैं सामान्यतः भारत में, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर व्यक्ति खुद देता है या फिर कोई संस्था खुद देती है, जैसे निगम, कॉर्पोरेट, तो उसमें उसका जो भार होता है टैक्स का, वो उस व्यक्ति पे ही पड़ता है, वो किसी और पे उसको ट्रांसफर नहीं करता है। जैसे मैं अगर इनकम टैक्स देता हूँ तो उस टैक्स का भार मेरे पे ही पड़ेगा, मैं उससे किसी और से नहीं वसूलता हूँ। अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर में अमूमन जो टैक्स देता है वो किसी और से वसूल लेता है। जैसे कि जीएसटी आप देखेंगे, मान लीजिए आप मैगी खरीदने गए, तो मैगी आप 12 रुपए का एक पैकेट खरीदते हैं और अगला जो 12 रुपए में आपको मतलब मार्केट में आपको एमआरपी 12 रुपए मिल रहा है,
तो उस पे जो टैक्स लगा हुआ है, जीएसटी लगा हुआ है, वो ऑलरेडी पेड है पहले से, लेकिन उसका जीएसटी का भुगतान कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं मैगी के जरिए। तो यही होता है अप्रत्यक्ष कर, यानी कि व्यक्ति जो भी संस्था अप्रत्यक्ष कर देती है वो उस पे उसका भार नहीं पड़ता है, जो उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, उस पे पड़ता है। ये हो गया अप्रत्यक्ष कर, खासकर जीएसटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अप्रत्यक्ष में कई सारे कर थे, उसका अब डिस्कस करने का मन नहीं है, कई सारे साहब को जीएसटी में मिला दिया गया। सिंपली ये समझिएगा जीएसटी बहुत बड़ा उदाहरण है वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का। ठीक है, किसी और डे में जीएसटी पे भी चर्चा करेंगे, खासकर इकोनॉमी वाले में। चौथा नंबर सवाल, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? G20 के सदस्य आपको पता है कितने हैं? G20 में टोटल 21 सदस्य हैं। नाम है G20 लेकिन सदस्य हैं 21। अब आते हैं 4 देश का ऑप्शन दिया गया, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, इंडोनेशिया। कौन सा इसमें से सदस्य नहीं है? तो इसका सदस्य नहीं है स्पेन। ठीक है, स्पेन क्या है, एक इनवाइटी मेंबर है, लेकिन ये मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। G20 के सदस्य देशों में 19 देश और 2 संगठन है, एक यूरोपीय संघ EU, दूसरा अफ्रीकन यूनियन AU। भारत में जब 2023 आज से 2 साल पहले 23 में ही जब ये हुआ था G20 का समिट, तो अफ्रीकी संघ को यहाँ पे शामिल किया गया था। तो अब इसमें 21 सदस्य हो गए हैं, लेकिन नाम वही G20 ही है, नाम नहीं चेंज किया गया है। सदस्य कौन है? सदस्यों के नाम लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ये सारे सदस्य देश हैं G20 के। जो स्पेन है उसको अस्थायी आमंत्रित यानी कि परमानेंट इनवाइटी मेंबर के रूप में बैठकों में बुलाया जाता है स्पेन को G20 के, लेकिन ये G20 का मेंबर नहीं है, यानी कि ये 22वां सदस्य नहीं है साधारण भाषा में कहते हैं। ठीक है, अभी जो रिसेंट में G20 का समिट हुआ है, अगर आप देखेंगे 1 दिसंबर 2024 से लेके 2025 तक, नवंबर 2025 तक, यानी कि कहें 30 नवंबर तक, इसकी सदस्यता किसके पास है? G20 की अध्यक्षता किसके पास है? तो साउथ अफ्रीका के पास। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ही G20 का समिट हुआ, जिसमें भी प्रधानमंत्री भी गए हैं। ठीक है, इस समिट का जो थीम है वो क्या है? सॉलिडरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी, यानी कि एकजुटता, समानता, संधारण। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा आपके किसी भी एग्जाम में। अक्सर पूछता है समिट कहाँ हुआ था, इसका थीम क्या था। तो समिट कहाँ हुआ, थीम क्या था, ये। और इसमें यूएसए शामिल नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, यूएसए के प्रेसिडेंट इसमें नहीं भेजे थे। कारण क्या था? उन्होंने कहा कि अफ्रीकर्स यानी कि जो अफ्रीका में श्वेत लोग हैं उनके खिलाफ काफी भेदभाव हो रहा है, तो उसका आरोप लगाते हुए इन्होंने नहीं गया था। लेकिन अगला G20 समिट कहाँ होना है? संयुक्त राज्य अमेरिका में ही होना है 2026 में, दिसंबर के आसपास। ठीक है, तो ये है, तो इसके G20 के फैक्ट्स हैं। आगे आते हैं, एक साइंस का सवाल है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग द्वारा होता है? तो यहाँ पे बेसिकली बॉडी पार्ट्स की बात की जा रही है। यकृत, अग्न्यास है, गुर्दा या फिर अधिविक ग्रंथियां, है ना। तो पेनक्रियाज इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंसुलिन जो हार्मोन है, इसका स्राव कौन करता है मानव शरीर में? तो अग्न्याशय करता है। ठीक है, तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज द्वारा होता है। अग्न्याशय कहाँ होता है? ये शरीर के जो पेट वाला हिस्सा है उसके पीछे में होता है। ठीक है, ये 2 तरह के हार्मोन देता है बेसिकली अग्न्याशय, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागन, है ना, ग्लूकागन भी कहते हैं इसको, इसका उत्पादन करता है। बीटा कोशिकाएं इसी में जमा लीजिएगा। बीटा कोशिकाएं बेसिकली अग्न्याशय में जो लैंगरहैंस की आइसोलेट्स में पाई जाती हैं और इंसुलिन का उत्पादन और इसका स्राव करती हैं बीटा कोशिकाएं। ठीक है, इंसुलिन का जो कार्य है वो बेसिकली क्या है? इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो अग्न्याशय द्वारा निर्मित होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने में मदद करता है, जिससे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। साथ में ये शर्करा यानी ग्लूकोज के लेवल को भी नियंत्रित करता है। यही है इंसुलिन वाला कहानी। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सिविल सर्विसेज पीएम एकेडमी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ये जो पूरा एमसीक्यू है, आप कहीं पे भी पेड कोर्सेज में करेंगे, यहाँ पे फ्री में चल रहा है। एमसीक्यू में आपको यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एचसीएस, हरियाणा सिविल सर्विसेज, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड, झारखंड पीसीएस, है ना, ये सारे छत्तीसगढ़ पीसीएस, इसके अलावा एसएससी, स्टेट जो भी एग्जाम दे रहे हैं सब में काम आएगा। उस डिफिकल्टी लेवल पे भी इसको सेट कर रहा हूँ, और साथ में रोजाना आपको चलते चलते 10 फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। कुल मिला के एक एमसीक्यू में आधे घंटे के 15-20 मिनट की सीरीज में आपको कई सारे सवाल आपके कवर में आते जाएंगे। अनुच्छेद 21 पहला चलते चलते वाला फैक्ट क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसके अधिकार की गारंटी है। अनुच्छेद 21 मूल अधिकार है, यानी कि कहें संवैधानिक, ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत किसकी गारंटी मिली हुई है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में। अनुच्छेद 21 से क्या है? तो अनुच्छेद 21 से संविधान में 86वां संशोधन, 86वां 86 सीएए
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको समावेश किया गया था 2002 में। इसमें यह प्रावधान है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की गारंटी दी गई है। ठीक है, अगला सवाल मतलब अगला जो फैक्ट है वो है शक संवत के बारे में। तो कुषाण राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में इसको शुरू किया था शक संवत, जिसे भारत में 22 मार्च डेट याद रखिएगा 1957 डेट और ईयर इसको अपनाया गया था। और ये ग्रेगरियन कैलेंडर के साथ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो अंग्रेजी कैलेंडर जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप देखेंगे तो भारत सरकार की जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें इस डेट का, इस संवत का इस्तेमाल किया जाता है, शक संवत का। कब शुरू हुआ? 78 एडी, 78 एडी। भारत में कब अपनाया गया ऑफिशियली? 22 मार्च 1957 को। क्या एकमात्र शक संवत को अपनाया जाता है? नहीं, इसके साथ साथ ग्रेगरियन कैलेंडर को भी अपनाया जाता है। ठीक है, आईएनएस, अगला फैक्ट, आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। 2022 में इसको नौसेना में शामिल किया गया था। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है ना। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर पूछे तो वो है लैगून कहें या फिर झील कहें, वो चिल्का झील है। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे है? ओडिशा में। तो सांभर झील आंतरिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और भारत की सबसे बड़ी झील जो कि खारे पानी की है वो है चिल्का झील। कहाँ पे है? ओडिशा में। सांभर झील किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो नमक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण। साथ में ये रामसर स्थल भी है। रामसर स्थल वेटलैंड्स होते हैं बेसिकली, या ये अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां भी है ना। तो ये है। भारत में कितने रामसर स्थल हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अगले फैक्ट पे। दिल्ली का जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कच्छ का रण, यानी गुजरात में जो कच्छ का रण है, विश्व में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करने वाला रेगिस्तानी इलाका है कच्छ का रण। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा, नाम क्या था? अप्सरा। कब कमीशन हुआ? 1956 में, मुंबई में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला एम स्ट्राइप्स, ये प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो बाघ संरक्षण, टाइगर संरक्षण के लिए है। और डिजिटल मॉनिटरिंग के तहत इसको शुरू किया गया है। एम स्ट्राइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगला सवाल है 10वां नंबर, लास्ट सवाल, कि विश्व में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हम अक्सर सोचते हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, गल्फ कंट्री वाले कोई होंगे, नहीं, यूएसए है। यूएसए सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन यूएसए ओपेक का सदस्य नहीं। ओपेक क्या है? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। ओपेक का सदस्य नहीं है, फिर भी सबसे बड़ा तेल उत्पादन अकेले करता है यूएसए। यूएसए के बाद दूसरा स्थान है सऊदी अरब का, तीसरा स्थान है रूस का। रूस भी ओपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा आज का ये फैक्ट। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों का शेयर करिएगा। वीडियो कैसा लगे, इसमें कैसा क्या इंप्रूवमेंट और किया जा सकता है, क्या क्या शामिल किया जाता है, कौन कौन सा सेक्शन आपको लग रहा है कि उस पर भी जोर देना चाहिए, प्लीज कमेंट फॉर्म में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।